अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि हमारा चैप्टर जो भी लास्ट फिजिकल क्लास के अंदर चल रहा था वहीं हमने उसको स्टॉप कर दिया, और जब भी कोई फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो हम उसको वहीं से रेज्यूम करेंगे। अब आज जो हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है कि रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको बना के देंगे। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो कौन सा बेटा, चैप्टर नंबर 14 है। और चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने की वजह ये है कि पूरा सेकंड ईयर जो कोई सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, ताकि कोई बच्चा जो आगे पीछे ना रहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, और कोई भी मुझसे कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम चैप्टर नंबर 11 और 13 कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हमारा थर्ड चैप्टर है इस सिलेबस का, चैप्टर नंबर 14। 12 हमने स्किप किया फिलहाल। अच्छा बच्चों, देखिए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाम पढ़ के कुछ लग रहा है कि मैग्नेट्स की और इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम इस चैप्टर के अंदर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट्स पढ़ेंगे। सही है, तो दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और इसके अलावा जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जो रिलेट करती हैं हमारे पास मैग्नेट से और रिलेशन विद इलेक्ट्रिसिटी से, तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर वही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कोई डिस्कस नहीं करेंगे। मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड हमें ना पता हो तो ये इंसाफ की बात नहीं है। तो फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट मौजूद है, उसका सराउंडिंग एरिया जहां तक इस मैग्नेट का हम इफेक्ट फील कर सकते हैं, दैट स्पेस, दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी आगे, अगर थोड़ा सा हम आगे कॉन्सेप्ट देखें मैग्नेटिक फील्ड का, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो सिंपल मैग्नेट से जनरेट की जाती है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, वो ये होती है कि अगर आपके पास एक वायर मौजूद है, क्या मौजूद है, वायर या कंडक्टर मौजूद है, सही है, जिसमें से करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जब चार्ज रुका हुआ होगा उसके अराउंड जो फील्ड होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे शर्त है चार्ज रुका हुआ हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी वायर में से या कंडक्टर में से जब चार्जेस मोशन में होंगे, कौन चार्जेस किसके अंदर होंगे, मोशन में होंगे, तो जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होने की वजह से अपने सराउंडिंग में, वो क्या कहलाएगी, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जो फील्ड जनरेट हो जाएगी और इस तरीके से होगी, कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे बच्चों, इस तरीके से कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस एरिया पे आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और ऐसी आप मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कह सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन गई इस कॉन्सेप्ट से कि द मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड which produces by electric charges in motion। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होंगे तो अपने इर्द गिर्द जो फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो फील्ड कौन सी होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ आ गई बात ये वाली। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क क्या है, इसके अलावा क्या चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड को सुपीरियर बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की बनिस्बत। देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड जो है की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक में एनर्जी कम होती है। इसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को यूटिलाइज करते हैं तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस के अंदर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस कौन सी है बच्चों, हमारे पास ट्रांसफार्मर है, जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं। इन तमाम डिवाइसेस के अंदर जो फील्ड यूज की जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड यूटिलाइज की जाती है। किसी भी कॉइल को रोटेट करवाने के लिए या करंट प्रोड्यूस करने के लिए जो हम फील्ड यूज करते हैं वो कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है बच्चों, अब देखें डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी हम लोग। मैं चीजें लिखता जाऊंगा, थोड़ी देर में साइड पे हटूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने रजिस्टर्स पे कॉपी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, ये बोलेंगे डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज
डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास क्या, इट इज डिफाइंड एज, साथ साथ बोलता भी किस लिए जा रहा हूं ताकि आपको अगर कोई बात लिखी भी समझ में ना आए तो मेरे बोलने समझ में आ जाए और आप लिख लें बच्चों वहां पर इस चीज को, ठीक है। अब देखिए इट इज डिफाइंड एज कैसे लिखा जाएगा ये, द मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड which can be produced by electric charges in motion। ये तो हो गई आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। अब कहते हैं कि इफ अ पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ दिस फील्ड दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द वायर, होगा क्या कि अगर इसकी विसिनिटी यानी कि इसके जहां तक इसका इफेक्ट जाएगा उसके अहाते के अंदर, उसकी सराउंडिंग के अंदर कोई आयरन का पीस या मेटल का पीस रख दिया जाए तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों अट्रैक्ट कर लेगा, जाहिर है कि अब जो वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है वो बीइंग अ मैग्नेट काम कर रहा है, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यही वजह होती है, अच्छा ये बच्चों के पास समझ में नहीं आएगी, यही वजह होती है कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे होते हैं, जब हमारी लोड शेडिंग होती है तो पीएमटीज वगैरह पे जो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है जाहिर है वो मेटल से बने ग्लास हो गया, स्पैनर हो गया, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाती है फिर काम किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे मसले की बात नहीं है, बहुत सारी इंसुलेटेड चीजें होती हैं, जो वायर है वो पूरा इंसुलेट हुआ होता है रबर से, ट्रांसफार्मर पूरा इंसुलेट हुआ होता है, लेकिन फिर भी ख्याल रखने के लिए किसी भी डेंजर चीज को अवॉइड करने के लिए हम जो है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं, जाके जाहिर है वायर्स है, वायर के अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो होगा क्या कि कोई मेटल ऑब्जेक्ट होगा क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा फौरन से, सही है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, ये बात लिखने की जरूरत नहीं, इसमें लिखी भी नहीं इस चीज को, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज लिख रहा हूं वो क्या, नेक्स्ट पॉइंट से कि द एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी, the energy storing capability, एक पॉइंट बना के लिख रहा हूं, of magnetic field is greater than the electric field, is greater than the electric field, that's why it can be utilized। अब यही वजह है कि हम क्या कर सकते हैं, that's why it can be utilized, जो मैंने बात की थी आपसे शुरू में कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कहाँ, that can be utilized in almost every electromechanical device। अब electromechanical devices कौन कौन सी है बच्चों, यहाँ के आगे in every electromechanical devices like, अब कौन कौन सी मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, मोटर्स हो गई, ठीक है, और इसके अलावा जनरेटर्स हो गए, इन तमाम के अंदर हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं करंट अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आ गई बेटा बात यहाँ पर, सही है। ये तो हो गया क्लास मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। अब तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर के स्टार्ट में, पहली है जो मैं शुरू करने लगा हूँ, पहली मेरे पास है फोर्स experienced by a charge placed in a uniform magnetic field। अगर एक चार्ज रखा हुआ है कहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अब मैंने क्या कहा था कि दो टाइप मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वायर रिप्रोड्यूस करें जिसमें करंट गुजर रहा हो वो, और बाकायदा आप एक मैग्नेट से भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक ऐसे चार्ज की जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गया नॉर्थ पोल, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसके नीचे आ गया साउथ पोल, ये रहा बच्चों क्या साउथ पोल, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप जानते हैं कि नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं, ये आ गई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब फर्ज कर लें कि चार्ज जो है वो कहां मौजूद है बच्चों, यहां मौजूद है, इसके सेंटर में मौजूद है यहाँ पर,
यहाँ मौजूद है चार्ज, ठीक है। अब एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो कि हर डेरिवेशन के स्टार्ट में लिखा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वो। देखें यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज Q। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है बेटा हमारे पास, Q है। अब जिस वेलोसिटी से चार्ज चल रहा है उसको हमने कर दिया v से रिप्रेजेंट। द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज v। वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्या होगी बच्चों, v हो गई हमारे पास। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is B। समझ में आ गई बात ये वाली। एंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड, B is थीटा। वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब थीटा से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या होता है, थोड़ी देर में समझाएगा आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी तो है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए कैसे फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस चार्ज पे एक्सपीरियंस होगी। जितना ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर। जितना लाइट मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा तो अपने ऊपर उतनी कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसकी फोर्स, इसकी मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, पहला फैक्टर बच्चों हमारे पास हो गया कि द फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स is directly proportional, is directly proportional to the magnitude of charge। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरी बात, जितनी तेजी से, जितना तेज चार्ज चल रहा होगा किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उतना ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये फील कर रहा होगा अपने ऊपर। तो ये भी क्या हुआ आपके पास, दूसरा वाला जो फैक्टर है ये भी क्या बन गया कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the velocity of the charge। जब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों तो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगा फैक्टर, F प्रोपोर्शनल टू V। ये आ गया प्रोपोर्शनल टू V। अब देखें जितने ज्यादा, जितने अच्छे मैग्नेट्स होंगे उतनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा अच्छी फोर्स लगेगी किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो मैं नेक्स्ट चीज क्या लिखने लगा हूं इसके ऊपर, नेक्स्ट चीज हमारे पास बेटा क्या होगी कि जनाब द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फोर्स देखो, फोर्स देखो एक ही बात है, ठीक है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the strength of magnetic field। अच्छे मैग्नेट्स हैं, फील्ड स्ट्रॉन्ग जनरेट हुई हुई है तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दोगे तुम, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। हमारे पास तक 3 इक्वेशन हो चुकी हैं, चौथी बार हमने किसकी सीखी है, थीटा की बात की है। अब देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट ले करना चाहूंगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, जैसे लेट सपोज ये जो है बेटा, फर्स्ट कर लें हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, ये आ गया एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। अगर
ये आपके पास डायरेक्शन है किस चीज की, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली आता है, कैसे आए, परपेंडिकुलरली आएंगे, ऐसे आए, डायरेक्शन ये है ना, चार्ज ऐसे इसके अंदर आ जाए, जब चार्ज ऐसे आएगा मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर। वो कैसे, दोबारा सुनो बात को, कि ये तुम्हारे पास क्या है, यहाँ से फील्ड, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, यहाँ जा रही है, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, चार्ज ऊपर से आ रहा है इसके अंदर, चार्ज यहाँ आया, ये आया वर्टिकल एक्सिस के, वर्टिकल एक्सिस पर। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा एंगल होगा, यानी अगर परपेंडिकुलर हो जाए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। 90 और या 0 नहीं हो, पैरेलल होगा तो खत्म, पैरेलल आएगा अगर चार्ज तो फोर्स होगी नहीं कोई ना, क्यों, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास साइन का नंबर इक्वल लिया, क्योंकि हमारे पास साइन ऑफ एंगल की बात हो रही है। हम क्या लिखेंगे, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन की बात क्यों होगी है, अभी बताता हूँ मैं आपको एक और बात, तो और कॉन्सेप्ट ले लें। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन B in magnetic field and velocity v, समझ में आएगा क्या वाली, F proportional to sin थीटा। देखो साइन क्यों आया, फर्स्ट कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तुम्हारे पास। तो हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर राइट हैंड रूल पढ़कर आए थे, क्या पढ़कर आए थे कि अपने फिंगर्स को जो है वो कर्ल करें, ठीक है, और जो थंब आपका है वो बताएगा थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। जो फोर्स होती है ना, चार्ज पे फोर्स लग रही होती है, वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के भी और जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी परपेंडिकुलर होती है। देखिए ये है वेलोसिटी डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो फोर्स होगी, जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो वेलोसिटी पे भी और मैग्नेटिक फील्ड पे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। हम जानते हैं जब भी परपेंडिकुलर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वहां क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई बच्चों 2, लास्ट वन ये 3 एंड लास्ट वन इज 4। now all the equations are proportional to variable f, that's why we are supposed to combine them. so here हम क्या लिखेंगे, combining equation number 1 2 3 and 4, we get the result that is f proportional to qvb sin theta। क्या आ गया, f proportional to qvb sin theta। whenever the sign of proportionality is removed it will substitute by a constant, so it becomes, क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, f is equals to kqvb sin theta। in system international the value of k is unity, unity means 1, so f is equals to 1 into qvb sin theta, or you can say that the formula is f is equals to qvb sin theta। q तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, v वेलोसिटी हो गया, b मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान साइन थीटा लगा हुआ हो और उसको साइन थीटा का रिमूव करना चाहूं, तो इस फॉर्मूले को मैं बेटा इस तरीके से लिख सकता हूं ना कि f is equals to, वेक्टर फॉर्म के अंदर f is equals to q into v क्रॉस b। ये मेरे पास क्या आ गई, उस फोर्स की, ये आ गया मेरे पास बच्चों क्या, उस फोर्स की वेक्टर फॉर्म आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, और यही फॉर्मूला होता है जिससे हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसके ऊपर, किसी भी चार्ज के ऊपर कहाँ रखा हुआ हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। अच्छा छोटी सी चीजें और रह गई हैं, मैं थोड़ी देर के साइड पे हट रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला काम करें, मिटा दूंगा इसका बेटा। आई होप सो अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब चलते हैं आगे। देखिए अब उसके बाद वहां तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया, अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी वो डिसाइड करेंगे। रूल क्या है फोर्स निकालने का वो मैंने बता दिया आप लोगों को, फिर हमारी क्लास खत्म और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एलिमिनेशन करेंगे। बस छोटी सी चीज और रह गई है, वो सुन लें, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। देखिए ये फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी, तो हेडिंग डाल दी हमने किस चीज की, मैक्सिमम फोर्स की डाल दी हेडिंग बेटा, वहां से नीचे से कंटिन्यू होने ठीक है।
हेडिंग लगी किस चीज की, मैक्सिमम फोर्स की। अब देखें मैक्सिमम कभी बात बताई थी वाली कि जब परपेंडिकुलरली इंटर होगा चार्ज, मैं लिख रहा हूं यहां पर इफ अ चार्ज q enters in a magnetic field perpendicularly, or you can say that or the angle between velocity and magnetic field of induction is 90 degree, then फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F is equals to QVB sin theta। तो यहाँ आ गया बच्चों क्या, F is equals to QVB sin theta means sin 90 degree, and as you know that the value of sin 90 is 1, so it will become F is equals to QVB into 1. It means force will be maximum when the angle between velocity and magnetic field is 90 degree। ये आ गया आपके पास क्या, मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला। अब फोर्स मिनिमम कब होगी, आइए वो देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपके पास आ गया मिनिमम फोर्स कब होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम फोर्स आपके पास होगी, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम if a charge q enters in magnetic field in parallel direction, or you can say that or the angle between velocity and magnetic field is 0 degree, then क्या होगा, F is equals to QVB sin 0, और sin 0 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। F is equals to QVB sin 0 degree, तो क्या हो जाएगा, F is equals to, सॉरी यहाँ आ जाएगा बेटा 0, when any number multiply with 0 the whole term will be yes 0। तो यहाँ पर क्या होगी, फोर्स मिनिमम होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, बस ये छोटा लास्ट हेडिंग है इस डेरिवेशन की हमारी, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की हेडिंग डालेंगे आप लोग, तो खत्म करा बड़ा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ force is perpendicular to both इसके बोथ V and B, and it can be determined by राइट हैंड रूल। मैंने सिखा दिया अभी आपको निकालना, कहते फिंगर्स जो है वो कर्ल कीजिए और फोर्स की डायरेक्शन निकालना है। कैसे मतलब, ये देखिए, ये तुम्हारे पास अगर डायरेक्शन है फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड की, ये तुम्हारे पास डायरेक्शन है बेटा इसकी वेलोसिटी की, ठीक है, तो फोर्स इनके क्या होगा, क्या होगी, फोर्स इनके परपेंडिकुलर होगी। ये आगे तुम्हारे पास फोर्स देख लो, इस पे भी 90 डिग्री है और इस पे 90 डिग्री है, यहाँ भी देखो 90 डिग्री एंगल आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। ये टॉपिक बेटा यहाँ पे खत्म हुआ। कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।